हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मानव जनन। और मानव जनन चैप्टर का टॉपिक हम पढ़ रहे थे युग्मक जनन में शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चों, शुक्र जनन का मतलब है नर युग्मक शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, जो कि किशोरावस्था आने के बाद वृषणों में शुरू होती है। वृषण में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिसके अंदर की तरफ जनन उपकला कोशिकाएं या मेल जर्म सेल पाई जाती हैं। वो जनन उपकला कोशिकाएं लैंगिक रूप से परिपक्वन होने के बाद समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन करती हैं और सबसे पहले तो बनाती हैं शुक्राणु पूर्वी, और उसके बाद उस शुक्राणु पूर्वी से बनता है शुक्राणु। तो शुक्राणु पूर्वी का निर्माण और शुक्राणु का यांत्रण, इन दो चरणों में मानव शुक्राणु का निर्माण होता है। ये हमने डिटेल से पिछली क्लास में पढ़ लिया है। बच्चों, आज की क्लास का टॉपिक है मेन मानव शुक्राणु की संरचना। तो अपना टॉपिक है बच्चों आज का शुक्राणु की संरचना। और इस टॉपिक को समझने में अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं बच्चों। शुक्राणु कैसा होता है, कैसे बनता है, कौन कौन सी चीज़ें शुक्राणु के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं बच्चों। इसलिए शुक्राणु की संरचना समझने में अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले कैसा होता है शुक्राणु? शुक्राणु होता है बच्चों नर युग्मक है। शुक्राणु वास्तव में है क्या? ये होता है बच्चों नर युग्मक, मेल गैमिट। आकारिकी के आधार पर कैसा है? ये लंबा होता है, धागे नुमा होता है और साथ में एक गतिशील संरचना के रूप में होता है। लंबा, धागे नुमा और कैसा होता है? गतिशील संरचना के रूप में होता है। बच्चों, सबसे पहले हम बात करें जो शुक्राणु शब्द है। शुक्राणु शब्द ये दिया था वैज्ञानिक वॉन बेयर ने। हम इस वैज्ञानिक का नाम पहले ही पढ़ चुके हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, आधुनिक भ्रूणकी के जनक हम इनको मानते हैं वॉन बेयर को। तो इन्होंने ही शुक्राणु शब्द दिया था। बच्चों, भिन्न भिन्न जातियों के शुक्राणुओं की जो आकार आकृति होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो एक सिंपल जनरल बात है कि भिन्न भिन्न प्रजातियों के शुक्राणु की जो आकृति होती है, आकार होता है, वो भी भिन्न भिन्न ही होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग जातियों के शुक्राणुओं का आकार आकृति अलग अलग होता है। हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ मानव शुक्राणु की, कि मानव शुक्राणु कैसा होता है। तो बच्चों, मानव शुक्राणु जो है वो चमचाकार आकृति का होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि मानव शुक्राणु कैसा होता है? चमचाकार आकृति, स्पून शेप्ड होता है बच्चों मानव शुक्राणु। तो हमें वास्तव में सिर्फ मानव शुक्राणु की ही संरचना पढ़नी है, बाकी शुक्राणुओं का हमें ध्यान नहीं रखना है। तो शुक्राणु शब्द वॉन बेयर ने दिया था, और लंबा गतिशील धागेनुमा संरचना जिसे नरयुग्मक कहते हैं, और इसकी आकृति जो है चमचाकार होती है। हम बात करें मानव शुक्राणु के विभिन्न भाग, तो ये तो हमने पिछली क्लास में भी रफली एक बार डिस्कस कर लिया है कि मानव शुक्राणु जो है लगभग 4 भागों में बटा रहता है। एक तो इसका होता है बच्चों शीर्ष भाग, हेड रीजन। दूसरा, शीर्ष भाग के बाद छोटा सा सकरा क्षेत्र होता है गिरवा। उसके बाद आता है बच्चों मध्य भाग, और लास्ट में आता है बच्चों पूंछ। तो मानव शुक्राणु जो है 4 भागों में बटा रहता है, शीर्ष भाग, गिरवा, मध्य भाग और पूंछ। ये मानव शुक्राणु के भाग हैं। इन सभी भागों की क्या विशेषताएं हैं, इनका क्या भूमिका है शुक्राणु में, तो ये हम बच्चों चित्र से पढ़ेंगे, इनकी संरचना और कार्य। तो मानव शुक्राणु की जो संरचना हमें पढ़नी है, इसके लिए हम मानव शुक्राणु का एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। विभिन्न भागों की स्थिति और उनके कार्य को चित्र की सहायता से हम पढ़ते हैं बच्चों।
तो मानव शुक्राणु का मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, तो उस डायग्राम को एक बार मैं रफली ड्रॉ कर देता हूँ और उसके बाद 1 बाय 1 स्ट्रक्चर्स को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार मैं थोड़ी सी आउटलाइन ड्रॉ करूंगा बच्चों, ताकि मुझे भी डायग्राम बनाने में आसानी रहे, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी रफ नोटबुक में मेरे साथ डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस करें, ताकि डायग्राम अच्छे तरीके से आपको बनाना आ जाए और प्रॉपरली आप उसको लेबलिंग कर पाएँ। तो डायग्राम में सबसे पहले हमें शीर्ष भाग की जो आउटलाइन है वो ड्रॉ करनी होती है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने ये शीर्ष भाग की आउटलाइन ड्रॉ कर दी है। शीर्ष भाग के बाद हम ड्रॉ करेंगे बच्चों सकरा क्षेत्र गिरवा। जैसे इतना हमने सकरा मान लिया इसको, तो ये सकरा क्षेत्र हो जाएगा गिरवा। गिरवा के बाद हमें ड्रॉ करना है बच्चों मिडिल पीस, मध्य भाग, लंबा बेलनाकार, इस प्रकार से हम मध्य भाग ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। ये जैसे मध्य भाग हो गया है, और मध्य भाग के बाद हमें ड्रॉ करना है बच्चों शुक्राणु की पूंछ। फिलहाल मैं सिर्फ एक आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, और इस आउटलाइन को हम डार्क करते जाएंगे और उस भाग की संरचना को समझते जाएंगे। ये एक आउटलाइन है, इसमें सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया है बच्चों शुक्राणु का शीर्ष भाग, ये वाली स्ट्रक्चर। जिस स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, ये है मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग। वैसे तो पहले भी हमने पढ़ लिया है, शुक्राणु कायांतरण के दौरान मोटा मोटा सभी शुक्राणु के सभी कंपोनेंट हमने पढ़ लिए हैं बच्चों। फिर भी यहाँ पर वापस मेन टॉपिक के रूप में रिपीट हो रहा है। शुक्राणु के शीर्ष भाग की संरचना में ये इसका नामांकित चित्र है शीर्ष भाग का। ये अभी सिर्फ एक बार शीर्ष भाग को ही कंप्लीट करेंगे, बाकी भागों को जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम कंप्लीट करेंगे। तो ये शीर्ष भाग है बच्चों। आपको ध्यान होगा कि शीर्ष भाग में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें एक तो है केंद्रक। यहाँ पर तो जैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं केंद्रक को, ये तो जैसे मैंने मान लिया है केंद्रक। केंद्रक इस प्रकार से केंद्रक है। ये एक डबल मेम्ब्रेन के रूप में केंद्रक होता है। आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, और केंद्रक के ऊपर जो है टोपी के समान कैप लाइक संरचना के रूप में यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे एक्रोसोम। ये बच्चों एक्रोसोम। तो अब मैं आपको थोड़ा प्रॉपर्ली लेबल कर दूं कि ये जो मैंने यहां से यहां तक डायग्राम ड्रॉ किया है शुक्राणु का, ये वास्तव में कौन से भाग को ड्रॉ किया है हमने? ये ड्रॉ किया है बच्चों शीर्ष भाग। क्लियर है क्या? ये ड्रॉ किया है बच्चों मैंने शीर्ष भाग। अब इस शीर्ष भाग में हमने क्या क्या ड्रॉ किया है, तो बच्चों मैं बता दूं आपको, शीर्ष भाग जो है वो 2 चीज़ें रखता है। एक तो ये जो हमने संरचना ड्रॉ की है यहाँ पर ब्लू मार्कर से, ये तो है इसका एक्रोसोम, और उसके ठीक नीचे जो रेड मार्कर से ड्रॉ किया है बच्चों, ये है इसका न्यूक्लियस। 2 चीज़ें शीर्ष भाग में प्रेजेंट है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। अब सबसे पहली बात, शीर्ष भाग के लिए एक लाइन जो हमें याद रखनी है, कैसा होता है शुक्राणु का शीर्ष भाग? तो बच्चों शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है शंक्वाकार आकृति का। शुक्राणु का शीर्ष भाग कैसा होता है बच्चों? ये होता है शंक्वाकार आकृति का। क्या फायदा इससे? इससे ये फायदा है
कि बच्चों शुक्राणु तरल माध्यम में आसानी से गति कर सकता है। शुक्राणु के शीर्ष भाग की जो आकृति है वो शंक्वाकार होने से क्या फायदा है कि ये शुक्राणु तरल माध्यम में आसानी से गति कर सकता है, तैर सकता है। मानव शुक्राणु हमेशा तरल के अंदर डूबा हुआ रहता है। जब तक ये नर जंतु शरीर के अंदर है तब तक जनन द्रव्य सीमन के अंदर डूबा हुआ रहता है, और जब ये मादा प्रजनन तंत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो बच्चों ये योनि और गर्भाशय में जो तरल भरा रहता है, श्लेष्मा जो भरा रहता है, उसमें इसको गति करना होता है। तो शुक्राणु सदैव तरल माध्यम में गति करके अंडाणु तक पहुंचता है जो कि फैलोपियन ट्यूब में रहेगा। हमने प्रजनन तंत्र में ऐसा पढ़ लिया है। तो शुक्राणु आसानी से गति कर सके, तरल माध्यम में तैर सके, इसलिए शुक्राणु के शीर्ष भाग की आकृति कैसी रखी जाती है? शंक्वाकार, ताकि ये तरल माध्यम में आसानी से गति कर सके। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखो, शुक्राणु एक कोशिका है और कोशिका के बाहर निश्चित रूप से कोशिका झिल्ली होती है। तो सबसे बाहर शुक्राणु पर जो एक हमने ब्लैक मार्कर से स्ट्रक्चर ड्रॉ की है वो है शुक्राणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। सबसे बाहर बच्चों अपन ने जो ड्रॉ की है शुक्राणु की एक लाइन, एक झिल्ली, उसका क्या नाम है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ कोशिका झिल्ली के लिए एक विशेष पॉइंट है जो आपको याद रखना है बच्चों, वो ये है कि शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली प्रतिजनी गुण प्रदर्शित करती है। शुक्राणु की जो प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली बच्चों क्या प्रदर्शित करती है? वो प्रदर्शित करती है प्रतिजनी गुण। क्या होते हैं प्रतिजनी गुण? प्रतिजन इंग्लिश में हम कहेंगे एंटीजन। तो आपने नाम सुना होगा बच्चों, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया, अर्थात विशेष प्रतिजन के खिलाफ विशेष प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्रिया करता है। तो ऐसा ही गुण कुछ यहां पर है बच्चों। हम पढ़ेंगे आगे कि मानव में निषेचन एक जाति विशिष्ट प्रक्रिया है, अर्थात एक जाति का शुक्राणु अपनी ही जाति के अंडाणु को निषेचित कर सकता है। मतलब लैंगिक जनन, निषेचन, ये जाति विशिष्ट क्रियाएं हैं। इसमें एक ही जाति के नर और मादा भाग लेकर नया भ्रूण बना सकते हैं, नया शिशु बना सकते हैं, अलग अलग जाति के नहीं। जनरली ऐसा होता है। बाकी लैब में तो कृत्रिम रूप से हम कुछ भी करवा सकते हैं। हम प्राकृतिक घटनाओं की बात करते हैं। तो प्राकृतिक रूप से निषेचन सदैव स्वजातीय है, मतलब एक जाति का शुक्राणु अपनी ही जाति के अंडाणु को निषेचित कर सकता है। तो कैसे पता लगता है अंडाणु शुक्राणु को कि वो एक ही जाति के हैं? क्या शुक्राणु की आंखें होती हैं क्या? ऐसा नहीं है। वास्तव में जो शुक्राणु की आंखें हैं वो ये प्रतिजन गुणयुक्त है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। डिटेल तो मैं निषेचन में बताऊंगा आपको कि शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली पर कुछ ऐसी एंटीबॉडी जैसी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं और उन्हीं रिसेप्टर्स का पूरक रिसेप्टर अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली पर होते हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु दोनों की जो प्लाज्मा झिल्ली है वो एक रिसेप्टर ग्राहियों युक्त होती है और वो ग्राही एक ही जाति के एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो वो ग्राही पहचानते हैं कि अपनी जाति का युग्मक है या नहीं है। तो इस काम में मदद करती है कोशिका झिल्ली, तो हम कहेंगे प्रतिजनी गुणयुक्त होती है। क्लियर है? दूसरा इसमें भाग आता है बच्चों शीर्ष भाग में एक्रोसोम और केंद्रक। तो एक्रोसोम का अभी हमने डिटेल स्टडी किया है कि शुक्राणु का एक्रोसोम कैसे बनता है। तो एक्रोसोम का जो निर्माण है वो तो किससे होता है बच्चों? गोल्जी काय से। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण तो किससे हुआ है? शुक्राणु पूर्वी के गोल्जी काय से। दूसरा, अब इसका कार्य क्या है? यहां पर ये एक्रोसोम काम क्या करता है बच्चों? तो इसका जो कार्य है वो ये है कि इसके अंदर भरे रहते हैं स्पर्म लाइसिन्स एंजाइम। इसके अंदर क्या भरे रहते हैं बच्चों? स्पर्म लाइसिन्स एंजाइम भरे रहते हैं। क्या होते हैं स्पर्म लाइसिन्स एंजाइम? ये ऐसे एंजाइम है
जो अंडावरण को भेदने में मदद करते हैं बच्चों। 2 एंजाइम होते हैं मानव के शुक्राणु में, स्पर्म लाइसिन्स, 2 स्पर्म लाइसिन्स होते हैं। एक तो होता है बच्चों हाइलूरोनिडेज, एक तो कौन सा होता है बच्चों हाइलूरोनिडेज, और दूसरा कौन सा होता है एक्रोसिन। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप उसमें नोट्स में देख सकते हैं, वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। तो शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है, उस एक्रोसोम के अंदर बच्चों क्या पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं स्पर्म लाइसिन्स एंजाइम। उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पर्म लाइसिन्स एंजाइम। ये वो एंजाइम है जो निषेचन के दौरान अंडाणु को भेदने में मदद करते हैं। हम पढ़ेंगे बच्चों अंडजनन में कि जो मादा युग्मक अंडाणु होता है, उस अंडाणु के बाहर ये तो है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कोशिका झिल्ली होती है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर 2 अंडावरण हैं। इसके बाहर 2 आवरण होते हैं। जैसे ये एक आवरण मैंने ड्रॉ कर दिया है और ये मैंने दूसरा आवरण ड्रॉ कर दिया है। ये 2 आवरण ड्रॉ कर दिए हैं। जो अंदर की तरफ ब्लू मार्कर से ड्रॉ किया है बच्चों, इसका नाम होता है जोना पेल्यूसिडा। ये मैं आपको बताऊंगा जब हम अंडजनन पढ़ेंगे तब। जोना पेल्यूसिडा। और जो बाहर की तरफ जो मैंने बनाया है, इसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा 2 होते हैं बच्चों। जोना पेल्यूसिडा तो होता है प्राथमिक अंडावरण, और ये होता है बच्चों द्वितीयक अंडावरण। तो ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। तो जो अंडाणु है वो आवरणों से सुरक्षित रहता है, अपने आप को बचाए रखता है। तो इन अंडावरणों को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा तब तक शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं करेगा, और जब तक शुक्राणु प्रवेश नहीं करेगा तब तक निषेचन नहीं हो सकता। तो बच्चों निषेचन के समय क्या होता है कि इन अंडावरणों को तोड़ा जाता है, और इनको तोड़ने के बाद ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर पाता है। तो जब तक अंडावरण नहीं तोड़े जाएंगे, ये चीज़ें जब तक नहीं हटाई जाएंगी यहाँ से, तब तक शुक्राणु के प्रवेश का मार्ग नहीं बनेगा। और इनको हटाने के लिए ये एंजाइम जिम्मेदार है स्पर्म लाइसिन्स। तो क्या रोल हो गया बच्चों एक्रोसोम का? एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं? स्पर्म लाइसिन्स एंजाइम होते हैं। क्या काम करते हैं? ये निषेचन के दौरान इन अंडावरणों को भेदते हैं ताकि शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करे और निषेचन हो सके। अंडावरण 2 प्रकार के हैं, तो इनके लिए एंजाइम भी 2 प्रकार के हैं, एक हाइलूरोनिडेज और दूसरा एक्रोसिन। तो क्लियर ये है कि जो हाइलूरोनिडेज है बच्चों, ये तो भेदता है द्वितीयक अंडावरण कोरोना रेडिएटा को। ये वाला एंजाइम तो इस अंडावरण को तोड़ेगा, कोरोना रेडिएटा को। और जो एक्रोसिन एंजाइम है वो तोड़ता है बच्चों जोना पेल्यूसिडा, जो कि प्राथमिक अंडावरण है। तो इस प्रकार एक्रोसोम क्या करता है? निषेचन में मदद करता है। और मदद क्या करता है बच्चों? हम ये कह सकते हैं कि निषेचन के लिए आवश्यक होता है, इसके बिना नहीं होगा निषेचन। एक्रोसोम बिना नहीं होगा। जब तक इसके एंजाइम आवरणों को नहीं तोड़ेंगे तब तक शुक्राणु प्रवेश नहीं करेगा, प्रवेश नहीं करेगा तो निषेचन भी नहीं होगा। तो ये बच्चों इसका रोल है एक्रोसोम का कि ये निषेचन के दौरान अंडावरणों को भेदकर निषेचन में सहायक होता है। क्लियरली समझ में आ रहा होगा बच्चों? तो ये था बच्चों इसका एक्रोसोम। दूसरा यहां पर हमने लिखा केंद्रक। तो केंद्रक का क्या कार्य है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें नर जनक का जीनोम होता है। नर जनक के जीनोम युक्त होता है बच्चों। इसमें क्या होता है? नर जनक के जीनोम युक्त होता है। ये जो है वो नर जनक के जीनोम युक्त होता है।
अर्थात नर जंतु के जो आनुवांशिक लक्षण है, जो आनुवांशिक गुण हैं, वो इसके अंदर होते हैं जो अगली पीढ़ी में लेकर जाते हैं। तो ये हो गया बच्चों शुक्राणु का शीर्ष भाग। शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है, उस शीर्ष भाग के में जो केंद्रक है, इस केंद्रक के पश्च भाग में बच्चों यहाँ पर तारक केंद्र है। एक का तो नाम है समीपस्थ तारक केंद्र और दूसरे का नाम होता है बच्चों दूरस्थ तारक केंद्र। एक तो कौन सा तारक केंद्र हुआ बच्चों? एक तो हुआ समीपस्थ, समीपस्थ, और दूसरा कौन सा हुआ है? दूरस्थ। ऐसे दो तारक केंद्र यहां पर होते हैं जो एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। और ये होते कहां हैं? ये होते हैं बच्चों, समीपस्थ वाला तो शीर्ष भाग में इंक्लूड किया जाता है, पर दूरस्थ वाला जो गिरवा में आ जाता है। ये शुक्राणु का सकरा भाग है जिसको हम नाम देते हैं गिरवा, नेक। और इसमें यहां पर हम लेबल करेंगे, एक तो है समीपस्थ तारक केंद्र और दूसरा होता है बच्चों दूरस्थ तारक केंद्र। ये वाला तो हम मान लेते हैं समीपस्थ इंग्लिश में लेबल करें तो इंग्लिश में ही कर देते हैं बच्चों, थोड़ा सा डायग्राम ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। हिंदी में मैं लिख दूंगा बाद में, इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हम कहेंगे समीपस्थ तारक केंद्र। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, समीपस्थ तारक केंद्र। इसका क्या रोल है बच्चों? ये जरूरी होता है विदलन के लिए। हम पढ़ेंगे आगे कि जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है तो निषेचन को पूरा मान लिया जाता है और उसके बाद जो है भ्रूण बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। निषेचन के बाद एक द्विगुणित कोशिका जाइगोट बनता है, जाइगोट से भ्रूण बनता है। तो जाइगोट तो एक कोशिका है बच्चों, उस एक कोशिका से विभाजन के द्वारा बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी। तो जाइगोट शुरुआती समय में जो विभाजन करता है, उन्हीं विभाजन को अपन क्या कहते हैं? विदलन। और विदलन के लिए किसकी अहम भूमिका होती है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की, समीपस्थ तारक केंद्र की, जो शुक्राणु के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ये था बच्चों समीपस्थ तारक केंद्र। और इसके नीचे जो लिखा हुआ है दूसरा, ये है बच्चों दूरस्थ तारक केंद्र। इसको हम नाम देंगे डिस्टल सेंट्रियोल। दूरस्थ तारक केंद्र, जो समीपस्थ तारक केंद्र के समकोण पर होता है, उसको हम नाम देते हैं दूरस्थ तारक केंद्र। और इसका काम क्या है अभी हम पढ़ेंगे बच्चों। दूरस्थ तारक केंद्र से तंतुओं का एक गुच्छा निकलता है जिसका नाम है अक्षीय तंतु। अक्षीय तंतु, जिसको एक्सोनीमा भी कह सकते हैं। अक्षीय तंतु या एक्सोनीमा। और इस एक्सोनीमा से बनती है शुक्राणु की पूंछ। तो वास्तव में दूरस्थ तारक केंद्र से क्या निकलता है? अक्षीय तंतुओं का एक समूह निकलता है, बंडल निकलता है, और उस बंडल से बनती है शुक्राणु की पूंछ। तो ये इसका कार्य हो गया है। अब हम आगे ड्रॉ करते हैं बच्चों डायग्राम को। हमने शीर्ष भाग और गिरवा ड्रॉ किया था, अब मैं ड्रॉ करता हूं इसका मध्य भाग और पूंछ। इसका हम ड्रॉ करते हैं मध्य भाग और पूंछ। तो इस प्रकार से, तो ये तो हो गया इसका मध्य भाग, ये तो मध्य भाग मैंने ड्रॉ किया है बच्चों। और ये इधर से हम मध्य भाग ड्रॉ कर रहे हैं, ये इधर से हमने मध्य भाग ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, मध्य भाग का ये अंतिम भाग हो गया है।
ये मध्य भाग का अंतिम भाग है, उसके बाद पूंछ अपन अलग से ड्रॉ करेंगे। तो अभी मैंने एक पॉइंट क्या बताया आपको कि मध्य भाग में जो दूरस्थ शीर्ष गर्दन भाग में जो दूरस्थ तारक केंद्र है वहां से निकलता है ये अक्षीय तंतुओं का एक समूह। ये जैसे बच्चों अक्षीय तंतु हैं, ये अक्षीय तंतु हैं, तो इन अक्षीय तंतुओं का एक समूह यहां से निकलता है। कहाँ से निकलता है बच्चों? ये निकलता है जो गिरवा भाग में दूरस्थ तारक केंद्र है वहां से निकलता है। इस प्रकार से ओके। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है बच्चों, ये है अक्षीय तंतु, एक्सोनीमा। अक्षीय तंतु क्या होते हैं? दूरस्थ तारक केंद्र से सूक्ष्म तंतु माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक बंडल निकलता है और इसी माइक्रोट्यूब्यूल के बंडल से भविष्य में शुक्राणु की पूंछ बनती है। तो ये बीचों बीच जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी है ये है एक्सोनीमा, अक्षीय तंतु। और बच्चों इस अक्षीय तंतु के चारों तरफ जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं शुक्राणु पूर्वी में, वो सभी माइटोकॉन्ड्रिया यहां सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित होंगे इस प्रकार से। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं और जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु पूर्वी में होते हैं वे सभी माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतुओं के चारों ओर सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे और सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित होकर एक वलय बनाते हैं जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रियल वलय। इस स्ट्रक्चर का नेम है बच्चों माइटोकॉन्ड्रियल रिंग, माइटोकॉन्ड्रियल रिंग, या इसका एक और नाम है नेबेन कर्ण आच्छद। नेबेन कर्ण आच्छद ये होती है बच्चों माइटोकॉन्ड्रियल रिंग, या कह सकते हैं नेबेन कर्ण आच्छद। तो किससे बनी है? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो बच्चों ये जो बेलनाकार संरचना के रूप में ये जो वाला भाग हमने अभी ड्रॉ किया है ये होता है इसका मध्य भाग, मिडिल पीस। समझ आ रहा है क्या बच्चों? मानव शुक्राणु की संरचना, मानव शुक्राणु जो शीर्ष, गिरवा, मध्य और पूंछ 4 भागों में बटा रहता है। तो शीर्ष भाग में 2 चीजें हमने बना दी, एक्रोसोम और न्यूक्लियस, उनके कार्य मेंशन कर दिए हैं। दूसरा सकरा गिरवा क्षेत्र होता है जिसमें सेंट्रियोल हमने डिस्कस किया, समीपस्थ, दूरस्थ। दूरस्थ का कार्य जैसा हमने लिखा, अक्षीय तंतु यहां से निकलते हैं और उन अक्षीय तंतुओं से बनती है शुक्राणु की पूंछ। इसके बाद आता है बच्चों मध्य भाग, जैसा कि हमने चित्र में ड्रॉ किया है। मध्य भाग इसका बेलनाकार और लंबा भाग है, बेलनाकार और शीर्ष की तुलना में लंबा भाग होता है। और बच्चों इसको कहा जाता है शुक्राणु का ऊर्जा कोष्ठ, एनर्जी चैम्बर। कई बार नीट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि शुक्राणु का कौन सा भाग एनर्जी चैम्बर का काम करता है, तो वो है बच्चों मध्य भाग, मिडिल पीस। क्यों है? क्योंकि मध्य भाग में अक्षीय तंतुओं के चारों तरफ सर्पिलाकार रूप से माइटोकॉन्ड्रिया की वलय पाई जाती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए मध्य भाग को कहा गया है शुक्राणु का ऊर्जा कोष्ठ, एनर्जी चैम्बर। तो ये बच्चों मध्य भाग है। अब मध्य भाग के से संबंधित 2 एक्स्ट्रा पॉइंट हैं बच्चों, मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं। मध्य भाग से रिलेटेड 2 एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? एक तो ये है कि मध्य भाग का जो अंतिम सिरा है, ये अंतिम सिरा, यहां पर बच्चों एक रिन सेंट्रियोल पाया जाता है। यहां पर
ये मध्य भाग का अंतिम सिरा है बच्चों, और मध्य भाग के अंतिम सिरे पर एक रिंग सेंट्रियोल पाया जाता है, हिंदी में कहेंगे तो मुद्रिका तारक केंद्र। ये जो मैंने संरचना ड्रॉ की है बच्चों, ये होता है रिंग सेंट्रियोल। रिंग सेंट्रियोल हिंदी में कहेंगे मुद्रिका तारक केंद्र। रिंग सेंट्रियोल मुद्रिका तारक केंद्र, जिसका कार्य बच्चों अब तक अज्ञात है। ये क्यों बना है, इसमें कहाँ से बना है, ये अब तक जो है डिस्कवर नहीं हो पाया है। तो रिंग सेंट्रियोल का कार्य हमें क्या बात ध्यान रखना है बच्चों, अज्ञात, अननोन फंक्शन है इसका, हमें नहीं पता कि ये कहाँ से बना है, क्यों बना है। तो ये कंप्लीट है बच्चों मध्य भाग। एक संभावित कार्य जरूर आप ध्यान रख सकते हैं कि हो सकता है कि ये मध्य भाग के माइटोकॉन्ड्रिया को पूंछ भाग में जाने से रोकता हो, ऐसा एक संभावित कार्य है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ध्यान रखेंगे कार्य इसका अज्ञात है। एक पॉइंट और है बच्चों मध्य भाग से संबंधित ही है, वो भी उसको और मैं बता देता हूँ कि मध्य भाग में कुछ हद तक तो कुछ तो शीर्ष भाग और शेष मध्य भाग में जो कोशिका झिल्ली होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर की ओर एक पतली झिल्ली और पाई जाती है बच्चों, जिसका कुछ हिस्सा तो शीर्ष भाग में भी है और शेष जो है मध्य भाग में होता ही है। तो यहाँ पर कोशिका झिल्ली एक पतली परत के रूप में एक अतिरिक्त झिल्ली और है बच्चों, जिसका नाम दिया गया है मैनचेट। मैनचेट, ये जो मैंने एक्स्ट्रा झिल्ली बनाई है बच्चों यहाँ पर, इस झिल्ली का नाम होता है मैनचेट। क्या होता है मैनचेट? मुख्य रूप से तो मध्य भाग में है। पूरे शुक्राणु के बाहर प्लाज्मा झिल्ली कोशिका मेम्ब्रेन है, मेनली मध्य भाग और कुछ शीर्ष भाग में इस कोशिका झिल्ली के अंदर की ओर एक बहुत ही पतली परत है कोशिका द्रव्य की, प्लाज्मा की, जिसको कहा जाता है मैनचेट। तो मैनचेट और रिंग सेंट्रियोल ये मध्य भाग से संबंधित दो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं। इसके बाद बच्चों अब हम चलते हैं पूंछ भाग पर, टेल रीजन ऑफ स्पर्म, पूंछ भाग। तो देखो बच्चों, यहाँ तक हमने मध्य भाग ड्रॉ कर रखा है। अब हम बात करते हैं शुक्राणु का पूंछ भाग। इस प्लाज्मा झिल्ली को हम दोनों ओर से इस प्रकार से एक दूसरे के कनेक्ट कर देते हैं और साथ में ये मैनचेट को भी एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। और अब हम बात करते हैं मिडिल पीस की, मध्य भाग की। मध्य भाग में हो गया कंप्लीट। लास्ट पॉइंट बच्चों पूंछ। ये शुक्राणु की पूंछ है, ये है शुक्राणु की पूंछ, और हम क्लियरली देख सकते हैं ये पूंछ शुक्राणु का सर्वाधिक लंबा भाग होती है, टेल। पूंछ टेल शुक्राणु का सर्वाधिक लंबा भाग। सर्वाधिक लंबा भाग पूंछ जो है, टेल जो है, वो बच्चों शुक्राणु का सर्वाधिक लंबा भाग होती है। और इसका जो मेन कार्य है वो है गति या तैरने में सहायक, ये इसका कार्य है। पूंछ शुक्राणु का सर्वाधिक लंबा भाग है और इसका काम है शुक्राणु को तैरने में, गति करने में मदद करना। अब शुक्राणु की पूंछ की संरचना क्या होगी? तो बच्चों शुक्राणु की जो पूंछ है वो है एक प्रकार की कसाबिका। शुक्राणु की पूंछ वास्तव में संरचना के आधार पर कैसी होती है? एक प्रकार की कशाभिका, फ्लैजिला। और बच्चों सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि फ्लैजिला में जो तंतुओं का विन्यास है वो कैसा होता है? फ्लैजिला में तंतुओं का विन्यास कैसा होता है बच्चों? 9+2 होता है। फ्लैजिला में जो तंतुओं का विन्यास है वो कैसा होगा? 9+2।
9+2 का मतलब है कि 2 तंतु तो जो परिधि पर होता, सॉरी 9 तंतु, 9 फाइबर, 9 माइक्रोट्यूब्यूल तो होती हैं परिधि पर और 2 होती हैं सेंटर में। ऐसा आप सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो बच्चों टेक्निकली जो शुक्राणु की पूंछ होती है वो क्या है, एक प्रकार की कशाभिका फ्लैजिला होती है। और फ्लैजिला में बंडल्स, ये एक्सोनिमा बंडल्स का गुच्छा ही तो है फ्लैजिला। इस फ्लैजिला में तंतुओं का विन्यास 9+2 है। ये जो 9 तंतु हैं ये बाहर परिधि की तरफ हैं और जो 2 होते हैं वो केंद्र में होते हैं। सर्वाधिक लंबा भाग है शुक्राणु का पूंछ। बच्चों पूंछ 2 भागों में बटी रहती है। शुक्राणु की पूंछ के भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो मुख्य भाग मेन पीस होता है और दूसरा अंतिम भाग एंड पीस। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, मैं अभी आपको समझा देता हूं। यहां तक जो मैंने डायग्राम बना दिया है ये तो है इसका पूंछ का मुख्य भाग मेन पीस, और आगे जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ये है शुक्राणु का अंतिम भाग। ये 2 भाग शुक्राणु की पूंछ में पाए जाते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं? यहां से यहां तक का जो भाग है, थोड़ा सा सीधा करते हैं लाइन को बच्चों, यहां तक ही होता है। ये तो है इसका मुख्य भाग मेन पीस। मेन पीस और हम क्या कह सकते हैं, मुख्य भाग। और ये जो छोटा सा भाग है ये है बच्चों इसका एंड पीस, अंतिम भाग। क्या विशेषता है मुख्य भाग की? मुख्य भाग जो है अंतिम भाग की तुलना में थोड़ा सा मोटा है। हम देख सकते हैं अंतिम भाग जो है उसकी तुलना में थोड़ा सा मोटा है। तो मेन पीस क्या होता है? तुलनात्मक मोटा। तुलनात्मक मोटा भाग है ये। क्यों है मोटा? क्योंकि बच्चों यहां पर 2 चीजें हैं। एक तो कोशिका झिल्ली या कह सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली। कोशिकाओं के बाहर जो झिल्ली होती है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। तो यहां पर एक तो क्या है, प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित, और दूसरा बच्चों यहां पर क्या है, 2 अतिरिक्त मोटे तंतु उपस्थित। 2 विशेषता है यहां की। यहां जो मुख्य भाग हमने पूंछ का बताया है तो उस पूंछ की 2 विशेषताएं क्या है बच्चों? एक तो ये है कि तुलनात्मक लंबा मोटा भाग है शुक्राणु की पूंछ का। क्यों है तुलनात्मक मोटा? क्योंकि यहां पर ये तो प्लाज्मा झिल्ली इस प्रकार से हमने ड्रॉ किया ना। देखो बच्चों ये जो केंद्र में है वो तो अक्षीय तंतु हैं 9+2 विन्यास के, और बाहर ये जो अपन ने कवरिंग बनाई है ये इसकी प्लाज्मा झिल्ली है। तो यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है। दूसरी बात, साथ में 2 मोटे तंतु भी हैं अतिरिक्त, इसलिए प्लाज्मा झिल्ली और मोटे तंतुओं के उपस्थित होने के कारण यहाँ की जो जो भाग है पूंछ का वो तुलनात्मक मोटा और लंबा होता है। इसको कहा गया है मुख्य भाग। और शेष जो बच गया है बच्चों ये, इसको हम नाम देंगे एंड पीस। एंड पीस, अंतिम भाग। एंड पीस, अंतिम भाग, शुक्राणु की पूंछ का अंतिम भाग। और अंतिम भाग की क्या विशेषता है? तुलनात्मक छोटा भाग है, और यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी अनुपस्थित होती है। और दूसरी पॉइंट, जो 2 मोटे तंतु होते हैं, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर क्या होती हैं बच्चों? एब्सेंट होती हैं। ऐसा होता है शुक्राणु की पूंछ का अंतिम भाग। इस प्रकार से बच्चों जो मानव शुक्राणु है
वो इन 4 भागों में मेनली बटा हुआ रहता है। ये मानव शुक्राणु का एक प्रारूपिक डायग्राम है, एक लेबल्ड डायग्राम है। डायग्राम को आप बार बार बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इसको लेबल करेंगे। लेबलिंग से संबंधित कोई भी कार्य, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मानव शुक्राणु का पहला भाग बच्चों शीर्ष भाग, जिसमें एक्रोसोम और न्यूक्लियस 2 चीजें होंगी, दोनों का कार्य पढ़ लिया हमने। सबसे बाहर शुक्राणु के बाहर प्लाज्मा झिल्ली होती है, उसका कार्य हमने पढ़ा है। इसके ठीक नीचे गिरवा होता है, सकरा क्षेत्र, उसके ठीक नीचे मध्य भाग लंबा बेलनाकार, जिसको कहा गया शुक्राणु का ऊर्जा कोष्ठ, क्योंकि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित। मध्य भाग के अंतिम भाग पर रिंग सेंट्रियोल, जिसका कार्य ज्ञात है, और अतिरिक्त कोशिका द्रव्य की पतली परत मेनिंजीट। अंतिम भाग शुक्राणु का पूंछ, टेल, सर्वाधिक लंबा भाग जो गति या तैरने में मदद करता है। और बायोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से पूंछ जो एक प्रकार की कशाभिका है, फ्लैजिला है, और फ्लैजिला में तंतुओं का विन्यास सदैव क्या होता है 9+2। 2 भागों में बटी है पूंछ, मेन पीस, एंड पीस। मेन पीस मुख्य भाग है, तुलनात्मक मोटा है, और तुलनात्मक मोटा है क्योंकि यहाँ पर एक तो क्या पाई जाती है प्लाज्मा झिल्ली, और साथ में क्या पाए जाते हैं 2 अतिरिक्त मोटे तंतु। इसलिए बच्चों मुख्य भाग में तंतुओं का विन्यास क्या हो जाएगा 2 + 9+2, ये हो जाएगा, क्योंकि 2 अतिरिक्त तंतु और हो गए ना, इसलिए विन्यास ही हो जाएगा बच्चों। जबकि जो एंड पीस है उसमें ना तो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इसके ऊपर पतला भाग है, और ना ही यहाँ पर मोटे तंतु हैं, तो यहाँ विन्यास हो जाएगा केवल 9+2। इस प्रकार का होता है बच्चों मानव शुक्राणु। तो जो टॉपिक बच्चों हम पढ़ रहे थे शुक्र जनन, उसमें हमने मानव शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया प्लस मानव शुक्राणु की संरचना पढ़ ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगली क्लास में बच्चों हम मानव शुक्राणु में शुक्र जनन का नियंत्रण कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे।